हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे मॉडल पेपर को। 10th क्लास के मॉडल पेपर को हम सोल्व करेंगे साइंस का। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है 10th क्लास मॉडल पेपर 2021 साइंस सेक्शन ए को सोल्व करेंगे। देखो इस बार हुआ क्या है कि कोरोना के कारण हमारे क्या हुआ, चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, सबका सिलेबस कम हुआ है। 40% सिलेबस कम हुआ है, 60% सिलेबस रहा है। तो उसके अनुसार क्या ब्लूप्रिंट आया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कैसे उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्या हुआ, जो हमारी RBSE है उसने क्या किया है, अपनी साइट पर एक मॉडल पेपर मतलब सब सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड किया है। तो हम अगर उन मॉडल पेपर को समझ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे उनको करना है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर आपको साइंस का मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो करेंगे, इसके अंदर सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। साइंस का सेक्शन ए, जो इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, टोटल 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य रक्तचाप है, सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। तो सामान्य रक्तचाप, किसी भी व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है उसका जो मान होता है वो होता है 120 80 mm। जो सिस्टोलिक होता है ना उसका मान होता है सामान्य व्यक्ति के लिए 120 और डायस्टोलिक का होता है, डायस्टोलिक का मान होता है 80। ठीक है, ये इनके मान होते हैं। और यहां पर जो HgMM लिखा हुआ है ना वो इसका क्या है, मात्रक है, दाब का मात्रक। HgMM क्या है, दाब का मात्रक है। रक्तचाप बोलो या रक्तदाब बोलो, बात एक ही है। देखो रक्तचाप किसे कहते हैं, इसकी अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है कि जब हमारी रक्तवाहिनियों से रक्त बहता है ना, रक्तवाहिनियों के अंदर जब रक्त बहता है तो रक्त क्या करता है, उन वाहिनियों की सतह, उनके दीवारों पर क्या लगाता है, एक दबाव लगाता है, प्रेशर लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रक्तचाप कहते हैं या इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, और यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इनका मतलब होता है, सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हमारी रक्तवाहिनियों में रक्त बहता है तो हमारी रक्तवाहिनी क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ताकि वो क्या करता है, ब्लड को एक गति मिलती है, उसको क्या मिलता है, एक प्रेशर मिलता है जिसको आगे की ओर गति करता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हमारी जो रक्तवाहिनी होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त जल्दी से गति करता है, इसे सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक होता है जब हमारी जो रक्तवाहिनियां वो शीतल हो जाती है। स्टोलिक के अंदर तो क्या होता है, सिस्टोलिक के अंदर तो कि ये क्या होता है, सिकुड़ जाती है हमारी रक्तवाहिनियां, और डायस्टोलिक के अंदर क्या होती है, शीतल हो जाती है। उस समय हमारे जो दाब होता है सामान्य व्यक्ति का वो होता है सिस्टोलिक का 120 और डायस्टोलिक का होता है 80 mm होता है। ओके, तो ये तो था इस सवाल से रिलेटेड आपको जानकारी। इसके अंदर मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा कि हो सकता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि रक्तचाप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, रक्तचाप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो उसका आंसर है रक्तचाप मापी, उसका आंसर आपके रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी की सहायता से रक्तचाप को नापा जाता है। इसका एक और नाम है, रक्तचाप मापी को बोलते हैं स्पाइगेनोमैनोमीटर। देखो जर्नली होता है क्या कि ये क्वेश्चन अगर मॉडल पेपर के अंदर आ गया है तो अब ये बोर्ड के अंदर नहीं आने वाला है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि रक्तचाप को किसमें मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो उसका आंसर है रक्तचाप मापी, या वो नहीं देगा तो एक और देगा, उसका नाम स्पाइगेनोमैनोमीटर। ओके, तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब है। ये ऐसे ऑप्शन टाइप के आपके क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उनको अभी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। फर्स्ट के अंदर क्या, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसके अंदर 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। ओके, ये बात ध्यान रखना आपका। तो फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन का है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है विटामिन सी का नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, तो ये तो आपके विटामिन सी का नाम हो गया। जैसे बाकी ऑप्शन है इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे कैल्सिफेरोल, ये विटामिन डी का नाम है। किसका नाम है, ये विटामिन डी का नाम है। राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2 का नाम है। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। और एक और बच गया विटामिन B1, उसका नाम है थायमिन।
ओके, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये विटामिन डी का, ये विटामिन बी2 का, विटामिन बी3 का और विटामिन बी1 का थायमिन है, जो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये तो हो गया इसका सेकंड का आंसर। थर्ड है क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंड रोग होता है। गेंगा या गलगंड रोग होता है। देखो क्या होता है ये रोग, इस रोग के अंदर क्या होता है, आपके अंदर जो ये गले की ये हड्डी यहाँ पर सूजन आ जाती है, इस जगह पर। गेंगा या गलगंड रोग के अंदर क्या होता है, आपके इस जगह पे क्या होती है, सूजन आता है, जी गांठ पड़ जाती है, एक तरह से हम कहते हैं गांठ हो गई यहाँ पर, तो वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। ओके, ये बाकी वाले भी ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊंगा, रतौंधी रोग, रिकेटिस और बांझपन किसके कारण होता है। ओके, और फिर आपके फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किया? मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किया? तो उन्होंने किया इसका उद्यान मटर पर। किस पर किया था? उद्यान मटर पर। मतलब उन्होंने मटर का ही चयन किया और उनसे आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किए। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने मटर के पौधों का चयन क्यों किया? तो इसका ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मैं बता दूंगा, उसके अंदर हम इसको डिटेल में बात कर लेंगे इसको। ओके, सेक्शन बी के अंदर ही है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट के 4 क्वेश्चन, इनको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आईजीएम। आईजीएम इसका राइट आंसर है। देखो क्या होता है, प्रतिरक्षी का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी का क्या कार्य होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु, विषाणु, वायरस होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं प्रतिरक्षी। ये हमारे शरीर को मतलब उसके अनुरूप कर देते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई वायरस आ रहा है, कोई जीवाणु आ रहा है, तो हमारा शरीर उनसे ऑटोमेटिकली लड़ सके। ओके, तो ये तो कहलाते हैं प्रतिरक्षी। अब इसका जो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी वो कौन सा? आईजीएम है। तो इसमें आपको आईजीएम में आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में अपने रक्त में पाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में हमारे रक्त में पाया जाता है क्या? आईजीएम। और ये क्या है? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। ओके, तो इतना से ध्यान रखना, प्रोटीन एक तरह से प्रोटीन है, हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, जो जीवाणु विषाणु से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है, सर्व रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्व यानी सभी, दाता यानी दान करने वाला, सभी को दान करने वाला रक्त समूह कौन सा है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो अपना रक्त सभी को दान कर सकता है? तो उसका राइट आंसर है रक्त समूह ओ। जिनका ब्लड, रक्त समूह का मतलब क्या होता है? ब्लड, उनका ब्लड किस ग्रुप का है? ब्लड ग्रुप किसका है? रक्त समूह ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सभी को क्या कर सकता है? अपना रक्त दे सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाला सबको अपना रक्त दे सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे रक्त को ग्रहण कर ले, वो कौन सा रक्त समूह है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको मतलब रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो वो है रक्त समूह ए बी। देखो, सर्वदाता ब्लड ग्रुप तो कौन सा? सर्वदाता तो आपके ओ मतलब सबको अपना रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। कौन सा है? ए बी। ये सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी सब जितने भी ब्लड ग्रुप है उनसे रक्त को ग्रहण कर सकता है, और ओ क्या हो? सबको अपना रक्त दान दे सकता है। आपको पता होगा कि जब आपके शरीर में कमी होती है खून की, तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे मतलब खून की बोतल चढ़ाते हैं, पता होगा आपको, है ना? तो वो ऐसे नहीं, अगर किसी का माल जिसका ब्लड पॉजिटिव वो होता है उसी के अनुसार डालते हैं। मान लो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको एक खून चढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि उसके बी चढ़ा दें, नहीं, ए चढ़ाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, सर्वदाता रक्त समूह तो ओ है और सर्वग्राही क्या है? ए बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है ए, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट है, कोरल लैंड स्टीनर ने। कोरल लैंड स्टीनर ने। और कब की? तो 1901 में की। 1901 में इसकी रक्त समूह की खोज की। मतलब उन्होंने बताया कि रक्त समूह इतने इतने प्रकार के होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आप खाते हो इमली, उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी मतलब दे इसका एकदम सही आंसर है। और यहाँ पर और बता दो, जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट है उसके अंदर, जठर रस है उसके अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपके सिरके में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल है। ओके, आप इनको भी नोट कर लो।
अब फर्स्ट का क्वेश्चन 9 करते हैं। 9th क्वेश्चन है आपके, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया, उसका नाम होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये दोनों दिशा में होती है। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखना, कोई मतलब आपके देखो, पहले देखो अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। ओके, माना आपके पास में दो अभिकारक ए और बी है, ए और बी है, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? सी और डी बना रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। अगर ऐसा हो जाए कि ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं ना, और ये सी और डी वापस मिलकर क्या बनाते हैं? सी और डी से अगर वापस ए और बी बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं कि ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है। समझो, चलो इसको एक बार और से समझाता हूं कि कोई अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, ए बी से क्या बन रहा है? ए और बी से आपके उत्पाद बन रहा है सी डी। ये अभिक्रिया एक दिशा में हो रही है। अगर ऐसा हो जाए कि सी और डी से वापस आपके अभिकारक ए बी प्राप्त हो जाए, अभिकारक वापस ए बी प्राप्त हो जाए, तो हम इसे कहते हैं कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों दिशा में हो सकती है। तो फिर हम इसको अलग अलग में लिखकर क्या करते हैं? इसको एक साथ इस तरह से लिखते हैं। ये निशान बताता है कि ए और बी से क्या बन रहा है? सी और डी बन रहा है। और ये वाला एरो बताता है, ये नीचे वाला एरो बताता है कि सी और डी से क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जो दोनों दिशा में होती है। मतलब जिनसे अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फर्स्ट का, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसके अंदर होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात के अंदर। किसके अंदर? निर्वात के अंदर। देखो निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब क्या है? देखो निर्वात, नी यानी नहीं, नी यानी नहीं, वात यानी हवा। नी यानी नहीं और वात यानी क्या होती है? हवा होती है। तो ऐसा स्थान जहां पर हवा नहीं होती है उसे हम निर्वात कहते हैं। ऐसा स्थान जहां पर हवा नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्वात कब नहीं होती? अंतरिक्ष के अंदर निर्वात नहीं, अंतरिक्ष में हवा नहीं पाई जाती है, तो वहां पर प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा है। क्योंकि अपनी पृथ्वी पर हवा पाई जाती है, इसलिए सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन अंतरिक्ष में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, तो गति मतलब प्रकाश की गति में कोई बाधा नहीं आती है। ओके, आपको इसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप ये एडिशनल जानकारी ध्यान रख लो कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन थे, ऑप्शन वाले, एबीसीडी वाले, उनको कर लिया है। ठीक है, 10 नंबर के हमने क्वेश्चन कर लिए, 10 नंबर के क्वेश्चन कर लिया। लेकिन क्वेश्चन हमने अभी तक एक किया। केवल पहला क्वेश्चन क्या? पहले के अंदर 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आ गया आपके 10 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के आएंगे, जो बहुत सिंपल आएंगे, आप आसानी से इनको कर सकते हो। ओके, इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे करते हैं। अब हम सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। वैसे ध्यान रखना, इसको आपको एक लाइन में आंसर लिखना है। तो देखो लेंस शक्ति क्या होती है, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो आंसर इसका, लेंस के द्वारा ओके, तो लेंस शक्ति की क्या परिभाषा है? लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता। प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस शक्ति बोलो या लेंस क्षमता भी बोलो, एक ही बात है ना। तो प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा अभिसारित या अपसारित करने की घटना क्या कहलाती है? लेंस शक्ति कहलाती है। देखो, अभिसारित का मतलब क्या होता है? अभिसारित का मतलब होता है
कि प्रकाश किरणों का परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस करना। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके उत्तल लेंस है, ये आपकी क्या है, उत्तल लेंस है। इससे प्रकाश किरण है यूं, ये आपकी प्रकाश किरण है, ठीक है। और ये परावर्तन के पश्चात कहां पर मिले, एक बिंदु पर फोकस हो, इस बिंदु पर फोकस हो, तो ये क्या करिए, ये अभिसारित करनी है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है। एक बिंदु पर फोकस करना क्या कहलाता है, अभिसारित कहलाता है ना। और एक होता है आपके अपसारित। अपसारित का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, प्रकाश किरणों को क्या करना, फैलाना। ये तो देखो, ये प्रकाश किरण है, ये क्या आपके प्रकाश किरण है, ये, और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये आपके मुख्य अक्ष है, ये आपके प्रकाश किरण है। तो प्रकाश किरण अगर एक बिंदु पर फोकस होती है तो इसे हम अभिसारित कहते हैं, और ये काम कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। अपसारित की बात करते हैं तो अपसारित के अंदर क्या, तो प्रकाश किरणों को फैलाना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके अवतल लेंस है ना, इस तरह से। तो ये प्रकाश किरण आपके ऐसा आएगी, ये तो आपके मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश किरण यहां से आती है, यूं आकर यूं चली जाती है परावर्तन के पश्चात। देखो ये प्रकाश किरण है, यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन से क्या हो रही, फैल रही, देखो दूर दूर जा रही है। देखो ये किरणें क्या करी, दूर दूर जा रही है, किसी बिंदु पर मिल नहीं रही है, तो इसे हम कहते हैं अपसारित है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस शक्ति कहलाती है। ओके, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लेंस शक्ति को किसके अंदर मापा जाता है, तो लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है ना, वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। ये आपको एडिशनल जानकारी पता होनी चाहिए, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ओके, तो ये आपको परीक्षा के अंदर कितना लिखना, केवल ये लाइन लिखने की, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहलाती है। आप ये नोट कर लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन आपके 3 है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। मैं इसको मिटा कर लिख देता हूं। क्वेश्चन 3 है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 3 है। अब ये सेक्शन यही चल रहा है ना, जिसका 3rd क्वेश्चन ही है। तो आवर्धनता की पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। तो आपके 3rd क्वेश्चन क्या है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए, जिसकी मैंने आपको परिभाषा लिखकर बताई है। किसी दर्पण या लेंस द्वारा, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h से डिनोट कर रहे हैं, तथा बिंब की ऊंचाई जिसको हम s से डिनोट कर रहे हैं, का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। क्या परिभाषा, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। आवर्धनता को ध्यान रखना, m से डिनोट करते हैं, आवर्धनता को m से डिनोट करते हैं। m बराबर h अपॉन h, जहां पर h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, बिंब की ऊंचाई। बस आपको नॉर्मल ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप इसको। और नहीं समझे तो देखो, मान लो कि आपके पास में ये आपके कोई दर्पण है, ठीक है, ये आपके कोई दर्पण है, लेंस भी हो सकता है। यहां पर आपके कोई रखा हुआ, कोई बिंब रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। तो ये तो आपके h है, ये h है, इसका अनुपात क्या कहलाता है, इसका अनुपात आवर्धनता कहलाता है। ठीक है, ये बीम है, ये प्रतिबिंब है। हो गया समझ में? ओके, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। आप नोट कर लो इसे, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके, कार्य का मात्रक लिखिए। कार्य का मात्रक लिखिए, बहुत सिंपल है कार्य का मात्रक। देखो सबसे पहले तो देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये होता है कार्य। मतलब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, वो कितनी विस्थापित हुई, उनका गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है ना।
कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, बल को हम F से और विस्थापन को हम S से डिनोट करते हैं। ओके, अब इनके मात्रक की बात, किसकी बात? मात्रक की बात। तो देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक आपको होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो अगर पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। तो आपको एक सिंपल सा आंसर लिखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सिंपल ये लिखना, कार्य का मात्रक जूल होता है। और ये आपको इतनी रामायण करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाया कैसा आया। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, तो कार्य को W से डिनोट करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं। सूत्र बता दिया। फिर ध्यान रखना, जो बल होता है ना उसका मात्रक न्यूटन होता है, और जो विस्थापन होता है, दूरी होता है, उसका मात्रक मीटर होता है। और न्यूटन इंटू मीटर का गुणनफल क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपके? जूल होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति, पावर। ठीक है, इसको परिभाषित कीजिए। एक सिंपल सी परिभाषा इसकी, वो लिख देता हूं मैं। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। सिंपल सी लाइन लिखनी, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और अगर आप ये ना लिखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसको आप एक और लिख सकते हो कि कार्य तथा समय का अनुपात शक्ति कहलाता है। कार्य तथा समय का अनुपात शक्ति कहलाता है। शक्ति को हम ध्यान रखना, शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। देखो, कार्य, ये कार्य, अनुपात का मतलब बट्टेवा, और ये समय। तो सिंपल सी परिभाषा क्या बनी? कार्य तथा समय, कार्य तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। कार्य तथा समय का अनुपात शक्ति कहलाता है। तो शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी अपन ने निकाला जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल। और समय का मात्रक होता है आपके सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। और जूल और सेकंड ये आपके क्या कहलाता है? जूल बटा सेकंड आपके कहलाता है वॉट। वाट कहलाता है। तो शक्ति का मात्रक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। तो आपको परिभाषा के अंदर क्या लिखना वो समझो। इन दोनों में से कौन सी एक परिभाषा लिखनी? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये कार्य तथा समय का अनुपात शक्ति कहलाता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है, फिर आपको लिखना है कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। जूल और सेकंड का अनुपात क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब एक एडिशनल जानकारी जो परीक्षा के अंदर आ सकती है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होते हैं। क्वेश्चन आएगा, एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? तो ध्यान रखना, 746 वोट होते हैं। कितने? 746 वोट। इंपोर्टेंट है, परीक्षा के अंदर आ सकता है। एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वोट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर आपके 6 क्या है कि सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? सरिस्का भाई, बड़ी हिंदी कमजोर है।
6 क्वेश्चन आपके, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका आंसर है, सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो आपके अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर। और अलवर कहां पर है? आपके राजस्थान में। तो कभी घूमने जाओ तो जाना, अच्छी जगह है सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, तो क्वेश्चन 7 है हमारा, उड़न गिलहरी किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि उड़न गिलहरी कहां पर पाई जाती है ना, तो उड़न गिलहरी किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है उड़न गिलहरी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। उड़न गिलहरी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ये पाई जाती है। ये सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अब अगर मैं आपको उड़न गिलहरी के बारे में बताऊं तो आप ऐसा मत सोचना कि उड़न लिखा हो तो गिलहरी उड़ती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गिलहरी उड़ती नहीं है। बट होता है कि ये छलांग बहुत लंबी लगाती है। जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हवा में उड़ रही है, तो इसका नाम ही उड़न गिलहरी रख दिया है। बाकी उड़ती नहीं है, छलांग लंबी लगाती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो उड़ती हुई हमें प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम उड़न गिलहरी हो गया। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? मैं आपकी इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। तो स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? ऐसी प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती है, उसे स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखो, लेमुर प्राणी जो मेडागास्कर द्वीप के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, मेडागास्कर द्वीप है वहां, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। और नीलगिरी तहर, मैंकोक बंदर, ये क्या भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, भारत के पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि ऐसी प्रजाति होती है ना जो केवल एक ही जगह पाई जाती है और विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। मतलब एक स्थान फिक्स हो गया, वहां पर पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं पाई जाती है ना। तो ऐसी प्रजाति को हम स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है, उसे हम स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं। लेमुर प्राणी और नीलगिरी तहर, मैंकोक बंदर इसके उदाहरण है। और भी है जो आपके बुक के अंदर आप उनको और नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो कैसे, वो रिक्त स्थान वाले हैं, खाली स्थान वाले हैं, तो पहले मैं उनको लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9, 10 और 11 आप देख पा रहे हो, ये क्या खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सिंपल आंसर 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, आपने राष्ट्रीय पक्षी पढ़ा है, आपने राष्ट्रीय पशु पढ़ा है, आपने पढ़ा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पशु बाघ है, राष्ट्रीय पढ़ रखा है, लेकिन राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में नहीं पढ़ रहा होगा। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कांगेय डॉल्फिन है। कांगेय डॉल्फिन क्या है? कांगेय डॉल्फिन। याद रख लेना, नया है, वो पूरा विश्वास है आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना होगा, अब सुन लिया तो बहुत अच्छा है। याद कर लेना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कांगेय डॉल्फिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विषमता, विभिन्नता तथा पारिस्थितिक जटिलता क्या कहलाती है? पारिस्थितिक जटिलता, विषमता, विभिन्नता, यही तो जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता, इसे तो हम जैव विविधता कहते हैं कि कोई भी मतलब एक जीव दूसरे जीव से कैसे भिन्न है, उसके अंदर क्या चेंज है कि एक जीव को दूसरे जीव से अलग बनाता है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई जीव है जो ठंड के अंदर रह सकता है, कोई जीव जो ठंड के अंदर नहीं रह सकता है। जैसे कोई पानी के अंदर तैर सकता है, कोई पानी के अंदर नहीं तैर सकता है। तो वो सब उनकी क्या होती है? उनमें विभिन्नता होती है, विषमता होती है, अलग अलग उनका नेचर हो जाएगी। कोई ठंड में, कोई गर्मी में, कोई बारिश में रह सकता है। इन सभी को तो हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं कि उनके अंदर क्या विविधता है, क्या अलग विषमता है, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर आप अगर गिनो ना तो 20 नंबर कंप्लीट हो गए। कितने नंबर? 20 नंबर। देखो क्वेश्चन एक के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, 10 नंबर के। और फिर 2 से 11 क्वेश्चन थे, वो भी एक एक नंबर के थे। तो ये भी 10 नंबर के, वो भी 10 नंबर के। टोटल कितने नंबर के हो गए? 20 नंबर के। तो आपके 20 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि सेक्शन जो ए है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सेक्शन ए कैसा आएगा, कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आएगा उसके अंदर 10 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर 2 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको एक लाइन के अंदर आंसर लिखना होगा, एक एक नंबर के आएंगे। और फिर लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आएंगे 9, 10, 11, वो कौन सा आएंगे? रिक्त स्थान वाले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 1 के अंदर टोटल हमने 11 क्वेश्चन कर लिए 20 नंबर के। ओके, वो एक तरह से 20 ही क्वेश्चन थे, 20 नंबर को हो गए। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चनों की संख्या 8 है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मतलब एक प्रश्न में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन 16 नंबर के, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब जो सेक्शन बी इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो हमारा 12वां क्वेश्चन वो है कि इनको मिलाना है। ये क्या? विटामिन है और ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। ये विटामिन है, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। तो इनको मिलाना है कि किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो पहले आप देख लो किसके कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण आपको होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। बताऊंगा क्या होता है। विटामिन सी की कमी के कारण आपको रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी के कारण होता है आपके रिकेटस। और विटामिन बी3 के कारण होता है आपके प्लेग्रा। समझ गए? विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, विटामिन डी के कारण रिकेटस और विटामिन बी3 के कारण प्लेग्रा रोग होता है। ओके, अब बात करते हैं रतौंधी रोग क्या होता है। तो रतौंधी रोग क्या होता है? इसके कारण क्या होती है? आपकी आंखों की नजर कमजोर हो जाती है, आपको रात को दिखाई नहीं देता है। जब विटामिन ए की कमी होती है ना शरीर के अंदर तो रतौंधी रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है? आपको रात को दिखाई देना बंद कर जाता है, आपके आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये तो क्या रतौंधी रोग। विटामिन सी की कमी के कारण आपकी कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? आपके जो मसूड़े है ना उनसे खून आने लग जाते हैं। आपके मसूड़े से क्या होता है? खून आने लग जाते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग के अंदर। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस होता है। रिकेटस के कारण क्या होता है? रिकेटस के कारण क्या होता है? आपकी जो पैरों की हड्डी होती है ना वो टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। ओके, और विटामिन बी थ्री के कारण प्लेग्रा रोग होता है, जिसके कारण आपकी क्या होता है? जीभ हो गई, होठ हो गए और त्वचा होती है वो क्या होने लगती है? फटने लगती है। इसे आप अगर बुक में देखो तो आप कहोगे उसमें पपड़े पड़ने लगती है। पपड़े पड़ने का मतलब होता है फटने लगती है। आपने कहते मेरे होठ फट रहे हैं, कभी बार जीभ फट जाती है, त्वचा फटने लगती है, सर्दियों के अंदर नॉर्मली होता ही है। तो वो विटामिन बी3 के कारण होता है। तो इन विटामिन की कमी के कारण ये रोग होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? जैसे हमने ऑप्शन वाले में क्वेश्चन किया था कि किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया। क्यों चयन किया? उसका आंसर यहाँ पर है कि निम्न कारणों से मटर के पौधे का चयन किया। किसने? मेंडल ने। पहला कारण उन्होंने क्या दिया कि ये एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। एक वर्षीय पादप होने के कारण मतलब ये 1 वर्ष के अंदर ही उगता है, 1 वर्ष के अंदर ही बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसको अभी आपने लगाया उसको बड़े होने में 2-3 साल होंगे लगेंगे, नहीं, ये 1 साल के अंदर इसके अंदर इसके बीज उग जाते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है। इसलिए 1 वर्षीय पादप होने के कारण इसके अनेक पीढ़ियों का, बहुत सारी पीढ़ियों का एक साथ में अध्ययन किया जा सकता है। पहला तो ये था। सेकंड था द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि ये एक ऐसा पुष्प होता है जिसके अंदर नर और मादा एक ही पौधे के अंदर, मतलब नर और मादा होते हैं ना, वो एक ही के अंदर होते हैं। तो इसके द्वारा स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी यानी समान युग्मन के पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड था विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। कृत्रिम परागण का मतलब इसके अंदर अगर स्वपरागण नहीं होता तो कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है। किस क्रिया के द्वारा? विपुंसन विधि द्वारा। और फोर्थ था मटर के पौधे में विप्रेयसी लक्षण पाए गए। विप्रेयसी विरोधी लक्षण पाए गए। ऐसे टोटल 7 लक्षण थे। इसके अंदर लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो बुक के अंदर एक टेबल बनी हो, वो आप देख लेना, याद कर लेना। जैसे कि अगर आप मटर के पौधे की लंबाई लो तो आप उसको लंबा भी ले सकते हो, बोना भी ले सकते हो। ये एक दूसरे के विरोधी गुण होते हैं कि लंबा भी लो हो और क्या होता है बोना भी हो। तो ऐसे 7 है, आप बुक के अंदर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो ये 4 कारण आपको लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं 14 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दो अम्लों और दो क्षारों के नाम लिखिए। केवल उनके नाम लिखने की हमारे जीवन में कौन से दो अम्ल और क्षार का उपयोग, बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखो दो के नाम लिख रही है मैंने। अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल की बात कर रहा हूं, और सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर आप पूछो कि इनका उपयोग कहां पर होता है सर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ध्यान रखना एक्वा रेजा बनाने में। एक्वा रेजा बनाने में। एक्वा रेजा क्या होता है, आपने कभी आपके सोने के आभूषण अगर आप साफ कराए हो, आप सुनार की दुकान पे जाते हो तो आप उनको कहते हो कि इनको साफ कर दो पुराने सोने के आभूषण को, तो वो इनको एक्वा रेजा के अंदर बोलता है। तो ये क्या करता है, उसके अंदर जो गंदगी होती है ना हटा देता है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ सोने की मात्रा को खा जाता है, मतलब गायब कर देता है। इसलिए आप देखना, अगर आप कभी भी कोई सोने के जेवर को आप साफ करवाते हो तो वो क्या होता है, उसका कुछ मतलब भाग कम हो जाता है, कुछ मात्रा कम हो जाती है, वो एक्वा रेजा कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आप गाड़ी, आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ियों के अंदर जो बैटरी आती है ना, उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। किसमें इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल शुद्धिकरण में, ठीक है, पेट्रोल को शुद्ध करने में, क्योंकि पेट्रोल तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो आजकल कुछ होता ही नहीं है गाड़ियों में ना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन में। आपके पास में जो भी साबुन है ना, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है ना, तो साबुन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इनका साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ओके, तो आपको केवल नाम लिखने थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इनका उपयोग क्या है, केवल नाम लिखने थे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा अगर आपको कुछ और आते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 15 है, जो मैं नहीं कराऊंगा, बस लिख देता हूं। वन्य जीवों के लुप्त होने के दो कारण लिखिए। लुप्त होने के दो कारण लिखिए, दो कारण लिखिए। देखो ये कराने की जरूरत नहीं, आपको सेल्फ पता होना चाहिए वन्य जीव क्यों लुप्त हो रहे हैं। कुछ आप लिख सकते हो। सबसे मेन कारण तो क्या है, वनों की कटाई, वनों की कटाई। भैया जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव कहां पर रहेंगे। मेन कारण तो ये वनों की कटाई हो रही है। क्या हो रही है, वनों की बहुत ज्यादा आजकल कटाई होने लगी। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भारत की दिन पर दिन, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, और अगर जगह चाहिए तो आप जगह कहां से लोगे, वनों को ही काट कर जगह बनाओगे। तो वनों की कटाई हो रही है, तो जीव जंतु वैसे ही मर रहे हैं, वन्य जीव। वो लिखना चाहो तो सबसे मेन क्या है, वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों का शिकार। मतलब आपने देखा होगा कि जो मेन में वन्य जीव, फॉर एग्जाम्पल हिरण हो गया, शेर हो गया, इनका हाथी हो गया, इनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। फिर इनके मतलब जो इनकी खाल होती है, इनके दांत होते हैं, उनको बेचा जाता है। तो शिकार के कारण भी क्या रहे, वन्य जीव क्या हो रहे हैं, आपके लुप्त हो रहे हैं। मेन यही कारण है, और भी अगर आपको आते हो तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इनको। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। संकटाग्रस्त प्रजाति को बचाने के लिए दो सुझाव लिखिए। तो जो संकटग्रस्त प्रजाति उनको बचाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे, जो सुझाव आपको आता है ना वो लिख दो। दो सुझाव, जो मतलब आपको पता है कि कोई चीज जो प्रजाति वो नष्ट होने वाली, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करोगे। जरूरी नहीं मैं आंसर लिखो लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं, अगर मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जो प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति है उसको एक क्षेत्र विशेष स्थान में रखो, और वहां पर फिर उसको क्या करो, प्रबल मतलब बहुत हाई सिक्योरिटी उपलब्ध कराया जाए, मतलब शिकार न किया जाए। तो आप पहले लिख सकते हो कि उनके अनुकूल वातावरण, मतलब जहां पर वो रहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति, उनको क्या करो, ऐसी जगह रखो, एक तो उस स्थान को क्षेत्र विशेष घोषित कर दो कि वो प्रजाति वहां पर ही पाई जाती है। उसके अलावा वहां पर सुरक्षा बढ़ा दो, कोई शिकार नहीं कर सके। तो उनके अनुकूल वातावरण में सुरक्षा का इंतजाम करना, हाई सिक्योरिटी उपलब्ध कराना, मतलब वहां पर शिकार हो ही नहीं सके ऐसा। फिर मतलब मेन रूप से ये क्या है, शिकार से उनको बचाओ तो उनका संकटग्रस्त प्रजाति बच सकती है। सेकंड है उनको जू यानी चिड़ियाघर में रखा जाए, उनको जू या चिड़ियाघर में रखा जाए। देखो चिड़ियाघर आपने देखा होगा, वैसे रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास में संकटग्रस्त प्रजाति को कैसे बचाए, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगी तो हो सकता है किसी कारण से इसकी डेथ हो सकती है, या सबसे मेन रीजन है कि लोग इनका शिकार बहुत करते हैं। तो अगर ये जू के अंदर रहेंगे ना तो कोई शिकार नहीं कर पाएंगे,
इनको प्रॉपर जो भी इनके चेकअप, जानवर को भी चेकअप होते तो उनको भी प्रॉपर इनकी मिल पाएंगे। ओके, तो ये दो मेन रीजन है। मेरे को जो बेस्ट लगता होता है कि इनको जो संकटाग्रस्त प्रजाति जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको जू के अंदर रखा जाए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। आपको अगर और भी पता है तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपकी जो क्वेश्चन 17 है ना, उसके अंदर क्या करना है, पृथ्वी की संरचना बनानी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना का चित्र बनाना। वो सिंपल सा चित्र, वो आपको केवल संरचना चित्र बनाना, संरचना चित्र। देखो कैसे है मैं बता देता हूं। जो आपकी पृथ्वी है ना, कुछ इस तरह से होती है। पृथ्वी इस तरह से होती है। अगर आपने देखा होगा, सैटेलाइट से देखा होगा तो आप पृथ्वी को देख सकते हो, है ना। एक देख सकते हो कैसे क्या होती है। पृथ्वी का लगभग 75% जो है पानी से ढका हुआ है, मतलब पानी पानी है पृथ्वी पर। थोड़े बहुत बचे हैं जिसके अंदर जमीन है, पहाड़ है, वो है। ओके, तो देखो इसका जो है ना, ये सबसे बाहर वाला भाग है ना, ये क्या कहलाता है, भूपटल कहलाता है। भूपटल, जहां पर अभी हम रहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जहां पर इंसान रहता है उसे क्या कहते हैं, भूपटल कहते हैं। ये वाली सतह क्या कहलाती है, आवरण कहलाती है, आवरण, ठीक है। ये वाली इसकी सतह क्या कहलाती है, ये वाली सतह इसकी कहलाती है बाहरी सतह, या बाहरी तत्व भी बोलते हैं इनको। और ये अंदर वाली सतह इसको बोलते हैं अंदरूनी तत्व या अंदरूनी सतह, तत्व है ना, कुछ यह सतह भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी होती है उसके अंदर चार है। एक तो भूपटल जहां पर इंसान रहता है, आवरण, फिर जो सतह उसको बाहरी तत्व या सतह बोलते हैं, और जो अंदर उसको अंदरूनी तत्व या अंदरूनी सतह बोलते हैं। अब देखो आपको पता है आप तो ऊपर ही रहते हो, लेकिन अगर आप वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी आपकी सतह से जहां पर रहते हैं उसके अंदर से अंदर की जो गहराई है ना, वो कितनी है इसकी गहराई, अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से इसकी गहराई है ना, तो अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने कि ये जो गहराई है ना कितनी, लगभग 3900 किलोमीटर तक है। मतलब आप इतने अंदर इसके अंदर जा सकते हो पृथ्वी के, 3900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर। लेकिन गजब की बात क्या है कि अभी तक 15 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी जा नहीं सका है। अभी 15 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी इसके अंदर जा नहीं सका है, ये ध्यान रखना आप, है ना। मैंने आपको डायग्राम बनाना है, इसके आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी खनिज प्राप्त होते हैं ना, वो इनके पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, इनको मैच करना है। इधर आप देखोगे, इधर गेहूं, मक्का, चना, चावल दे रखा है, इधर आप देखोगे इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, इनको मैच करना है कि किसका क्या नाम है। तो आप सिंपल सा नोट कर लो, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टाबियम, टिट्रिकम एस्टाबियम। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज, क्या नाम है, जियामेज, क्या नाम है आपके, जियामेज, ठीक है। चने का नाम है साइसर एरिटिनम, चने का क्या नाम है वैज्ञानिक, साइसर एरिटिनम। और चावल का नाम है ओराइजिया सेटाबियम, ठीक है। ये बस ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये इनके, ये गेहूं, मक्का, चना, चावल तो आपको पता है, बस इनके वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया, ऐसे आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है ना, उसके अंदर आपको दो सवाल पूछ रखे हैं। पहला सवाल पूछ रखा है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। मैं सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन है कि भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या आपके कि भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को भारत के अंदर मनाया जाता है। रीजन पूछे क्यों मनाया जाता है, तो जो हमारे भारत की आन शान वैज्ञानिक सीवी रमन, उनकी याद में मनाया जाता है। उनको सम्मान देने के लिए 28 फरवरी को क्या किया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो सीवी रमन के सम्मान में 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, सिंपल से आपको लिखना विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और कुछ नहीं लिखना, बस वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। बी नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में बर्ड मैन के नाम से किया जाता है, बर्ड मैन। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, यही क्या, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। में क्वेश्चन बी है, जिसका है पूछ रखा है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड यानी पक्षी, मैन यानी आदमी,
ऑफ या का इंडिया, यानी इंडिया का पक्षीमैन किसे कहा जाता है, इंडिया का पक्षीमैन किसे कहा जाता है? तो इंडिया का पक्षीमैन का नाम है डॉक्टर सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और बर्ड मैन ऑफ इंडिया को के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, तो फाइनली आपके सेक्शन बीबी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेक्शन बीबी कंप्लीट हो गया। टोटल हमने सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन किए 16 नंबर के, और आप देख पा रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर इनमें लिखना है 2-2 नंबर के। ठीक है, तो ये वीडियो हम अब यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अब जो हम करेंगे सेक्शन सी, डी और ई को करेंगे। ठीक है, तो आपको एक काम करना, ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस चैप्टर से कैसे आएंगे। और जब पूरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सेक्शन सी, डी, ई ये भी कंप्लीट हो जाएगी, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस चैप्टर को ज्यादा इंपोर्टेंस देना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।